जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तरों की सीरीज में आज अपने बात कर रहे हैं पांचवा चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझते हुए तैयार कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए आप चैनल के ऊपर वीडियो है वो देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के किन दो देशों में आजादी के बाद से सफल लोकतंत्र रहा है। ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको याद रखने हैं भाई। चलिए पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए। दक्षिण एशिया के किन दो देशों में आजादी के बाद से सफल लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया के देशों में से बताना है, तो भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिएगा कि दक्षिणी एशिया के एक देश का नाम बताइए जिसमें राजतंत्र है। इन चार ऑप्शन में से बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो वो है भूटान। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि नेपाल में कब तक संवैधानिक राजतंत्र था। कब तक था ये बताना है, तो 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। चौथा प्रश्न देखिए, दक्षिणी एशिया का वह कौन सा देश है। दक्षिणी एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत ही आसान सा प्रश्न, और वो है बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश बना। पांचवा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच रहा है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इस प्रकार से अगर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के विषय पूछ ले आपसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न के रूप में, तो उनमें से एक ये सियाचिन विवाद है, और ऐसे ही और विवाद भी आगे हम पढ़ेंगे। छठा प्रश्न है कि फरका विवाद किन दो देशों के बीच रहा है। फरका, तो कौन से दो देश हैं, भारत और बांग्लादेश। सियाचिन है वो भारत और पाकिस्तान, और फरका विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ, 1966 में हुआ, और उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद आठवां प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। पहले ताशकंद समझौते की बात, और अब है शिमला समझौता। किन के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के। कब हुआ, मेन मुद्दा ये है, और वो है 1972। तो ध्यान दीजिए, ताशकंद समझौता 1966 और शिमला समझौता है वो 1972 में हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम। नौवां प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए थे। 1948 आजादी के जस्ट बाद जो प्रॉब्लम हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो कश्मीर का कुछ क्षेत्र भारत में और कुछ है वो पाक अधिकृत हो गया, पीओके जिसको बोलते हैं, तो सही आंसर कश्मीर। 10वां प्रश्न है कि दक्षेश, या जिसको हम सार्क भी कहते हैं, सार्क दक्षेश देशों में सॉफ्ट पॉवर पर कब हस्ताक्षर किए। दक्षेश के जो देश थे उन्होंने सॉफ्ट पॉवर पर हस्ताक्षर है वो कब किए, तो वो हैं 2004 में। 2004 में। अगला प्रश्न देखिएगा वन लाइनर में कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। बांग्लादेश कब बना, याद रखिएगा दिसंबर 1971 है भाई। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अच्छा प्रश्न है। उसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है। मुख्य मुद्दे की बात आती है तो कश्मीर का मसला, भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य लड़ाई है वो कश्मीर को लेकर है। सियाचिन विवाद भी किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है, नदी जल विवाद है। फरका जो समझौता है वो भी हुआ था। नदी जल विवाद और शरणार्थियों की जो समस्या है ये भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य विवाद के बिंदु है। उसके बाद है श्रीलंका के उग्र तमिल संगठन का नाम क्या था, लिट्टे। प्रभाकरण का नाम सुना होगा, लिट्टे का प्रमुख था। श्रीलंका के अंदर उग्र तमिल संगठन का नाम लिट्टे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में किन दो जातियों के मध्य संघर्ष रहा।
सिंहली और तमिल जो जाति थी उनके बीच है समस्या रही थी। श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष चला सिंहली जाति और तमिल जाति के बीच। आगे जाकर एक बड़ा प्रश्न भी पढ़ेंगे इसके बारे में। 16वां प्रश्न है कि मालदीव में किस पार्टी का दबदबा रहा? तो मालदीव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, शॉर्ट में जिसको कहते हैं MDP, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा रहा है वहां। दक्षेस सार्क की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1985 में। दक्षेस की स्थापना है वो 1985 में हुई। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? ध्यान दीजिए, मई 1974 में। मई 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया और दूसरी बार है वो 1998 में किया, पोखरण जैसलमेर के अंदर। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान है वो दक्षेस यानी सार्क का सदस्य है वो कब बना? 2007 में बना। और उस टाइम कौन सा सदस्य हो गया? 8वां। तो दक्षेस के टोटल सदस्य हैं वो 8 हैं। 8वां नवीनतम 2007 में बना और वो देश कौन सा था? अफगानिस्तान। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 20वां, क्या दक्षिणी एशिया से क्या अभिप्राय है? दक्षिणी एशिया का क्या मतलब है? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को दक्षिणी एशिया के देश के नाम से जाना जाता है। तो इन 7 देशों को ही दक्षिणी एशिया माना जाता है। हालांकि आजकल अफगानिस्तान और को भी उसमें जोड़ लिया जाता है, लेकिन मेन ये 7 ही है। मालदीव में 1968 के बाद कौन सी शासन प्रणाली है वहां पर अपनाई गई? तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया। मालदीव में 1968 के बाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया। उसके बाद है 22वां, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध का परिणाम क्या रहा? भारत और पाकिस्तान के 71 के युद्ध का परिणाम रहा भी एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ, निर्माण हुआ, जन्म हुआ। तो एक नया देश बना बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। दक्षिणी एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय संसाधनों से आपस में सहयोग के लिए उठाया गया कदम कौन सा है? तो वो है दक्षेस, सार्क की स्थापना, दक्षेस। तो दक्षिणी एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग के लिए 1985 में दक्षेस की स्थापना है वो की गई थी। उसके बाद देखिएगा प्रश्न है 24वां, क्या दक्षिणी एशिया के 2 छोटे देशों के नाम बताइए? दक्षिणी एशिया के 2 छोटे देशों की बात आती है तो एक मालदीव और दूसरा भूटान है। 2 सबसे छोटे देश मालदीव और भूटान। सार्क का पूरा नाम, अच्छा प्रश्न है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी याद रखें चाहिए। उसके बाद 26वां प्रश्न है, देखिए 25 प्रश्न हमने छोटे तैयार किए हैं। अब एक बड़े प्रश्न की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो रहता है, और उसमें अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को समझाइए। बड़ा प्रश्न हम रीड करें उससे पहले एक बात गौर से सुन लीजिएगा। मैं यहाँ पर बड़े प्रश्नों के रूप में दे रहा हूँ। इन्हीं बड़े प्रश्नों में से ही आपको 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले या 6, 2, 4, 6 इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो वो इन्हीं में से अगर कोई छोटा पूछेगा तो इन्हीं में से कोई मेन बात पूछ लेगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप इन प्रश्नों को ये मानेंगे भी ये बड़े प्रश्न नहीं है, कुछ लाइनें हैं इन्हें याद करनी है, तो याद हो जाएंगे। और याद तब होंगे जब आप इनको समझना चाहेंगे। डिटेल में आपको पता है वीडियो बने हुए हैं, आप उन वीडियो की सहायता है वो ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, प्ले लिस्ट दी गई है ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की। आप उनमें जाकर जो टॉपिक देखना है आप देख सकते हो। तो इसके आंसर में भी श्रीलंका 1948 में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यहाँ लोकतंत्र है वो कायम रहा है। श्रीलंका को सिंहली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा था। सिंहली है वो श्रीलंका के मूल निवासी थे और तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका जा बसे थे। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग और संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर जो सिंहली समुदाय था वो लगातार इसकी मांग का विरोध किए जा रहा था। 1983 के बाद से
उग्र तमिल संगठन जो लीटे था, श्रीलंका सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष है वो कर रहा था। मई 2009 में श्रीलंका सेना द्वारा लीटे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के बाद श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहा गृह युद्ध है उसकी समाप्ति हो जाती है। तो ये कहानी आपको इसमें लिखनी है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र की व्याख्या कीजिए। ऐसे आ सकता है ये प्रश्न, या ये प्रश्न पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं ऐसे पूछा जा सकता है। कुल मिलाके भी पाकिस्तान में लोकतंत्र है वो कमजोर रहा है, किन समस्याओं के कारण हुआ, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इस पाकिस्तान वाले इस टॉपिक के अंतर्गत। तो देखिएगा, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैनिक शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचलता रहा है, जैसे ये जो कठिनाइयां हैं उनकी बात है, ये रिपीट हो गया थोड़ा सा। यहाँ भी पाकिस्तान है वो लोकतंत्र की स्थापना में कौन सी कठिनाइयां आ रही है उनकी बात हो रही है। तो ये चारों अपने आप में एक प्रश्न बनता है भी कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही है। तो राजनीति में सेना का हस्तक्षेप होना, राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा होना, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप होना, राजनीतिक दलों और नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ, ये वो चार प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना में समस्याएं हैं वो आ रही है, कठिनाइयां हैं वो आ रही है। उसके बाद इसके अंदर हम लिख सकते हैं भी पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद देश की बागडोर है वो जनरल अयूब खान ने संभाली। इसके बाद याहिया खान, जियाउल खान, परवेज मुशर्रफ ने सैनिक शासन की है वो स्थापना है वो की थी। जियाउर रहमान की बात आती है। और उसके बाद इसी आंसर में आप लिखेंगे भी कुछ समय के लिए जरूर जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार रही। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता है वो यहाँ पर शासन कर रहे हैं। इस प्रकार से अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी बांग्लादेश से संबंधित, भी बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की चर्चा कीजिए अथवा बांग्लादेश में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। कैसे भी प्रश्न आ जाए तो देखिएगा, हम इसको पॉइंट वाइज लाइनों वाइज लिख लेते हैं, याद रखना आसान हो जाता है। पहला है कि आज़ादी के तुरंत बाद स्वतंत्र बांग्लादेश की सरकार का गठन हुआ। बांग्लादेश ने अपना एक संविधान बनाया जिसमें इसे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन किया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया, जिससे बांग्लादेश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगस्त 1975 में बांग्लादेशी सेना ने शेख मुजीब के खिलाफ बगावत कर दी और सेना द्वारा शेख मुजीब है वो मारा गया। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहा। जियाउर रहमान की भी हत्या हो गई और इसके बाद जनरल इरशाद है वो नए सैनिक शासक बने। बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई और इसके आंदोलन में छात्रों ने भी भाग लिया। 1990 में जनता के विरोध से जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा और 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुए और उसके बाद वहाँ बहुदलीय चुनाव पर आधारित है वो लोकतंत्र कायम है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश में लोकतंत्र के बारे में क्या क्या कैसे हुआ, कौन सी कठिनाइयाँ आई, उनकी हमने बात है वो की है। चलिए अब बात करते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है अपना, बांग्लादेश युद्ध 1971 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और या बांग्लादेश का निर्माण कब और कैसे हुआ। चाहे आप बांग्लादेश के युद्ध की बात कर लें जो 1971 में हुआ, चाहे निर्माण कब और कैसे हुआ इसकी बात की कहानी की बात करें, तो ये कहानी है, कहीं कोई प्रश्न उत्तर की बात नहीं है। थोड़ा सा आप इसमें गौर करके देखिएगा। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए आज़ादी की मांग की। पाकिस्तान के सैनिक शासक याहिया खान ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, इससे हजारों लोग मारे गए और इसका परिणाम यह रहा कि पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए और भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या उत्पन्न होगी। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी।
इसे भारत और पाकिस्तान के मध्य दिसंबर 1971 में युद्ध छिड़ गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये 1971 की बात है, वो आप इसमें लिख सकते हो। चलिए, अब ये हुए अपने 929 क्वेश्चन। अब आप यहां पर गौर कीजिएगा। अब इतने प्रश्न आप जब तैयार कर लें तो मैंने वीडियो सेशन में और भी बहुत सी चीजें बता रखी है। पहले आप ऊपर वाले 29 तैयार करें, उसके बाद आप थोड़ा सा अगर और प्रयास कर सकते हैं तो बोर्ड परीक्षा में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं लगभग क्वेश्चन आपको उन्हीं के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न और हैं, वो भी आप तैयार करना चाहें, लेकिन उससे पहले आपको ऊपर वाले 29 तैयार करने हैं। वो तैयार हो जाए तो उसके बाद नीचे ये कुछ क्वेश्चन और दिए हैं, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। आप इनको गौर करें। अब आपके ये पूरे स्क्रीन पर आ गए हैं, अब इनको अच्छे से देख सकते हैं। इन प्रश्नों को भी आपको तैयार करना है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूं, पहले 29 तैयार करें। अब आप ये सोचेंगे इनके आंसर की बात, तो आप गौर करें, ये बोर्ड के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जिस प्रकार से इनके उत्तर लिखने हैं उसी तरीके से मेरे सभी वीडियोस में मैंने उसी प्रकार से कहानी को समझाया है, ताकि बच्चे समझे भी आसानी से और उनका उत्तर भी आसानी से लिख पाए। हाँ, वो अलग बात है। भी आजकल बच्चे क्या है, हर चीज शॉर्ट चाहते हैं, वो हर चीज प्रिंट आउट चाहते हैं, उन्हें लिखना नहीं पड़े। देखिए, मैं तो खुद ऐसा विद्यार्थी रहा हूं जो लिखने में विश्वास करता हूं, और मेरे स्कूल के बच्चे भी इन्हीं वीडियो के माध्यम से वहां लिखते हैं। देखिएगा, उनके तो मैं स्कूल में ही हूं, वहीं सब कुछ उनको लिखवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे पता है खुद अपने हाथ से लिखने के फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको मैं एक सलाह जरूर दूंगा, नहीं टाइम खराब होता इससे। अगर आप थोड़ा सा समझते हुए, ध्यान लगाते हुए इन प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी में लिखोगे तो आपको बहुत फायदा है वो मिलने वाला है। अपना मिशन चल रहा है अब की बार 90 पार, जो हम लेकर रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए और मैं आपके साथ खड़ा हूं। अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।